right? Yes, So sir. on that note, a very good evening to everyone. लिंक प्रॉब्लम थी इसलिए लेट हो गया. ओके प्रखर, नो इश्यूज. ट्राई टू ज्वाइन द क्लास थोड़ा सा जल्दी, मतलब 5 मिनट तक थोड़ा चलता है. वैसे तो मैं स्ट्रिक्टली इस चीज पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1 मिनट भी लेट नहीं हो, क्योंकि अब हमारा टाइम जो है वो बहुत कम होने वाला है. आने वाले टाइम में हमारे पास टाइम कम है. रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है ना टाइम, तो हमारे पास कम है. ठीक है. और उसका रीजन सिंपल सा है कि सिलेबस खत्म हो जाएगा इस मंथ में, है ना, अगले मेजर टेस्ट तक. और उसके बाद आपको रिवीजन चालू करना है. तो अब आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने का और ज्यादा. तो ट्राई करो कि क्लासेस में थोड़ा सा टाइम से आ जाओ, है ना. तो मैं आपको डांटने नहीं वाला उस चीज के लिए, बट फिर भी आप खुद से समझ जाना कि भाई आपको आना है टाइम से. ठीक है. चलो भाई, आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम? विच इज द न्यू टॉपिक गाइज? Modern physics. मॉडर्न फिजिक्स. ईएम वेव्स कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में. Yes, sir. डोंट टेल मी. Yes, sir. मॉडर्न फिजिक्स चालू थोड़ी किया था अभी. नहीं नहीं, वो नहीं किया. अनटिल अनलेस तुमने कोई और क्लास ले ली है, मॉडर्न फिजिक्स अभी चालू नहीं हुआ है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट इट. लेट्स बिगिन विद द न्यू सेक्शन, न्यू चैप्टर्स, है ना. एंड इट इज अ Yes. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. तो मैं पहले से ही आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप एक नई ब्रांच और आखिरी ब्रांच फिजिक्स की चालू चालू होने वाली है, 12th क्लास की. गुड इवनिंग अक्षय. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट पूरी क्लास में, है ना. और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना. क्वेश्चन सॉल्विंग डे 1 से चालू कर देना, राइट? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं. हम शेयरिंग माय स्क्रीन. बच्चों बताना मुझे आपको स्क्रीन विजिबल है क्या? गुड इवनिंग रानी. Sir, visible है. एक मिनट रुको यार, मैं चार्जर लगा लेता हूँ लैपटॉप का. मेरे आई थिंक डिस्चार्ज हो रहा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर देन. फर्स्ट जो लेक्चर हम करने वाले हैं वो मॉडर्न फिजिक्स में पहला टॉपिक हम ले रहे हैं, जिसको कि हम प्यार से बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है. ये पार्ट है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का, जो आपके चैप्टर, जिस नाम से चैप्टर होने वाला है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन. सुना है नाम? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. इसका पार्ट है ये. अब इसको किस नाम से बोला जाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कॉन्सेप्ट का नाम पता होना चाहिए और कॉन्सेप्ट किस बारे में ये पता होना चाहिए. ठीक है. अब आप इसको ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का पार्ट बोल लो, या फिर आप इसको डायरेक्ट मॉडर्न फिजिक्स का एक चैप्टर बोल लो, यूनिट बोल लो, इट्स ओके, योर चॉइस, नो प्रॉब्लम इन दैट. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं भाई. आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हिस्ट्री ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन में दूंगा किस बारे में चैप्टर है ना. पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हम पढ़ेंगे, जिसमें कि हम फोटोन के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली, कि फोटोन क्या होता है और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को हम फोटोन क्यों बोलते हैं और क्या है इसकी प्रॉपर्टीज, है ना. फोटोन जो है कैसे मतलब एक्सप्लेन कर देता है आपका पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली. ठीक है. देन वील स्टडी अबाउट सम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ विल गेट द टाइम टुडे. वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये सब हम पढ़ पाएंगे अगर टाइम मिलता है तो. अदरवाइज वी विल ट्राई टू ले डाउन अ बेसिक फाउंडेशन आज इस चैप्टर की. ठीक है. फर्स्ट लेक्चर है इसलिए ट्राई करेंगे कि हम थोड़ा स्लो स्पीड में समझें इसको अच्छे से पहले, है ना. चालू करें बच्चों? Yes, sir. Sir. इफ आई टॉक अबाउट द वेटेज, जो कि हम हमेशा बात करते हैं, तो इसका अच्छा खासा वेटेज है बच्चों. 15 से 20 क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स से आए हैं पिछले 5 सालों में. सो नॉट जस्ट अबाउट दिस, जैसे कि अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बात करो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो उससे आ जाते हैं 2 क्वेश्चन. तो ये आपका रिवाइज पेपर अगर आप कंसिडर करो तो इससे 2 से ज्यादा ही आए हैं क्वेश्चन, है ना. लेकिन आप इसको ऐसे मत देखो, आप इसको ऐसे देखो कि कितने नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं. तो जैसे 2020 में 6 क्वेश्चन आए थे, है ना. तो इसका मतलब है कि भाई हमारे पास बैंडविड्थ बड़ी है, तो हो सकता है हमारे से इस टॉपिक से 5-6 क्वेश्चंस आ जाए. अब बहुत ज्यादा होते हैं 5-6 क्वेश्चंस, है ना, काफी ज्यादा होते हैं. इसको इंपॉर्टेंट बनाने के लिए सफिशिएंट है. तो और इतना ज्यादा मेहनत नहीं लगने वाली, क्योंकि अगर समझ में आ गया और तुमने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो इसका तो हर क्वेश्चन बना दोगे तुम. इसमें डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा आने ही नहीं वाला, क्योंकि ये अपने आप में ही एक नई चीज है ना, तो डिफिकल्ट अपने आप हो जाती है. तो एग्जामिनर कोई तुम्हें इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन देगा ही नहीं, है ना. लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट्स नहीं समझे ना अच्छे से, तो फिर हो सकता है कि आपको क्वेश्चन का आइडिया नहीं लगे. तो ट्राई करना.
कि अच्छे से समझो आप स्टार्टिंग से बेसिक फाउंडेशन बनाते हुए। चालू करते हैं भाई। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशन है बच्चों, बेसिकली जो एनर्जी है वो बहुत तरीके से हमने पढ़ी हुई है ना। हीट को भी हम रेडिएशन बोलते हैं, है ना। लाइट बेसिकली, यहाँ पे हम जैसे लाइट की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली इन केस, है ना। तो एनीथिंग और कैनी एनर्जी दैट इज सेंट आउट फ्रॉम समथिंग, कहीं से कुछ एनर्जी अगर कहीं से भेजी जा रही है ना, एनर्जी, तो उसे रेडिएशन हम बोलते हैं। तो जैसे कि हमने इसका वन ऑफ द पार्ट या वन ऑफ द एग्जांपल लाइट डिस्कस किया हुआ है ना। क्या बात करी थी हमने लाइट के बारे में? सबसे पहले हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या फिर बेसिक जो हमने लाइट के बारे में समझा था ऑप्टिक्स में, वो हमने क्या समझा था कि भाई ये एक पार्टिकल है ना। लाइट जो है पार्टिकल है, और ये एक रे की तरह अगर हम इसको ट्रीट करें तो ये आपके कई सारे फिनोमेना एक्सप्लेन कर देता है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब पढ़ा था ना हमने पार्टिकल नेचर में लाइट की, राइट। Yes, sir. है ना। सब चीजें पार्टिकल है, जैसे कि आपका ये जो पेन है ये पार्टिकल है, आपका लैपटॉप, कॉपी, मोबाइल, सब पार्टिकल है ना। जिस डायरेक्शन में आप उसको थ्रो कर रहे हो वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है ना। और कोई डेविएशन भी नहीं है ना। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऐसे फिनोमेना शो नहीं कर रहा आपका पार्टिकल, है ना, तभी पार्टिकल बोल रहे हो आप उसको। एम आई राइट? ठीक है। Yes, तो sir. लाइट Yes, sir. पे आए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ ली पूरी, रे ऑप्टिक्स पूरी सॉल्व कर दी, समझ में आ गई सब कुछ। और फिर उसके बाद अगले चैप्टर में आते ही तुम्हारे साथ क्या हुई? धोखेबाजी, क्योंकि तुम्हें क्या बोल दिया गया कि अरे भाई लाइट जो है पार्टिकल वार्टिकल नहीं है, लाइट क्या है? Wave. वेव। वेव है भैया, वेव, है ना। वेव है, वेव, ऐसे ऐसे चलती है। तुमको लग रहा था ऐसे ऐसे चलता है लाइट, वो तो ऐसे ऐसे चलने लगा, है ना। तुम घबरा गए कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब एक बार में एक चीज बोल लो ना, तो तुमने फिर पीस बना ली इसके साथ में कि चलो ठीक है मान लिया यार वेव है, ठीक है। पार्टिकल बोल रहे थे पहले, अब वेव बोल दिया। वाईडीएससी बताया आपने, है ना। वाईडीएससी बताया, डिफ्रैक्शन बताया, पोलराइजेशन बताया, और आप लोग कन्विंस हो गए कि भाई हाँ वेव ही है लाइट, राइट। कन्विंस हो गए ना Yes. कि भाई वेव ही है, ठीक है मान लिया। Yes, sir. लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? एक टाइम के बाद में एक्सपेरिमेंट्स हो गए लाइट के ऊपर, और, है ना। तो लोगों ने बोला कि यार ये तो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रही है कुछ एक्सपेरिमेंट्स में, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें पार्टिकल, जो फोटोन है उसको पार्टिकल की तरह माना गया है, जो हम पढ़ने वाले हैं आगे, जिसका फोटोन मतलब जिस चीज से लाइट मिलके बनी हुई है ना, जैसा बोला जाता है। तो वहां पे पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगी लाइट। तो कंफ्यूज हो गए ना सब लोग कि भाई कर क्या रही है लाइट, है ना। ऐसा ऐसा बिहेवियर क्यों शो कर रही है, ड्यूअल नेचर क्यों शो कर रही है? अरे बात समझ में आ रही है? ड्यूअल नेचर का मतलब समझ में आ रहा है Yes, लाइट, Yes, sir. sir. Yes, है ना। sir. Yes, sir. हाँ, जैसे ड्यूअल नेचर कोई कैसे शो कर सकता है? जैसे तुम लोग जाके बायोलॉजी की क्लास में बोल रहे हो कि सर फिजिक्स तो बहुत हार्ड है सर, कुछ समझ में नहीं आती, और यहाँ पे आके बोल रहे हो सर बायो बहुत हार्ड है सर, बायो समझ में नहीं आती, है ना। तो ये तुम एक चीज नहीं बोल पा रहे ना, ऐसे शो कर रहे हो तुम कि भाई हाँ ड्यूअल नेचर है तुम्हारी, कभी तुम पार्टिकल बन जाते हो, कभी तुम वेव बन जाते हो, है ना। तो ऐसे लाइट भी जो है वो ड्यूअल नेचर रखती है, ठीक है। तो ये स्टडी किया, धीरे धीरे हमने समझा कि कैसे पार्टिकल और वेव दोनों बोला। डबल फेसेस, दैट इज अ नेगेटिव वर्ड गिरिजा, सो वी शुड अवॉइड यूजिंग दैट, है ना। ठीक है, वैसे मतलब ऑब्वियसली इट एग्जिस्ट, सो इट इज अ वर्ड, बट लेट्स ट्राई टू से ड्यूअल नेचर, ठीक है। राइट। सो ड्यूअल नेचर जो है लाइट की, वो हम थोड़ा बहुत समझने का ट्राई करेंगे। अच्छा, लाइट की तो ठीक है बात आई जो भी है ना। लाइट तो एक रेडिएशन है, एनर्जी है, ठीक है। तो तुमने मान लिया कि चलो पार्टिकल और वेव दोनों है। लेकिन कुछ टाइम बाद जो इन्वेंटर्स थे, डिस्कवरर्स थे, उन्होंने क्या बोला? उनका दिमाग चला। उन्होंने क्या बोला कि जो मैटर है, मैटर समझते हो? मैटर Yes, sir. अपने हाथ में ले लेते हो Sir. ना, मैटर। ऐसा बोलते हैं ना, मैटर अपने हाथ में ले लूंगा मैं। वो मैटर, वो वाला मैटर नहीं। मैटर मतलब हर चीज ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड विच हैव सम Mass. Mass. मम्मा मास, है ना। अब मैटर जो है वो तो पार्टिकल ही है। Yes, sir. Yes, sir. भाई मैटर तो पार्टिकल ही है, मैटर कब से पार्टिकल के अलावा कुछ और होने लगा?
पार्टिकल ही है सर। आर्टिकल ही है, मतलब ये क्या बात हुई सर, ये लिख क्यों दिया आपने यहाँ पे? मतलब ये सब मत करो सर प्लीज। ऑलरेडी फिजिक्स हमारे लिए लाइफ में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रखी है, अब आप मैटर को भी अगर कुछ और बताने लगोगे तो हमारा तो मूड ही खराब हो जाएगा, राइट? लेकिन लेकिन ये पहले हो चुका है। अरे मैं थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो पहले हो चुका है ना। ये सब एक्सपेरिमेंट्स तो पहले हो चुके हैं। तो भाई हुए एक्सपेरिमेंट्स, लोगों ने सोचा कि यार मैटर भी तो बिहेव कर सकता है, मैटर भी तो बिहेव कर सकता है दोनों तरीके से। हुए एक्सपेरिमेंट्स, प्रूव कर दिया लोगों ने ऐसा कि मैटर जो है वो पार्टिकल भी है और मैटर जो है वो वेव भी है। और ऐसा कैसे पता चला लोगों को, या लोगों ने ऐसा क्यों डिड्यूस किया? क्योंकि उन्होंने बोला नेचर है सिमेट्री। नेचर में क्या होती है बेटा? सिमेट्री। सिमेट्री होती है ना। और अगर नेचर में सिमेट्री होती है तो डेफिनेटली अगर लाइट भी दोनों तरह से बिहेवियर शो कर रही है तो आपका मैटर भी शो करना चाहिए दोनों बिहेवियर्स। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। है ना? इतनी बड़ी बड़ी बातें थी जो कि हो गई थी उस टाइम पे 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में, है ना। तो लोगों ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, क्योंकि पहले तो यार इतनी बड़ी बात कोई मानने को ही तैयार नहीं था। आप समझ रहे हो? इतनी बड़ी कोई बात ही मानने को तैयार नहीं था। मैक्सवेल ने जब ईएम वेव्स के बारे में बताया, है ना, ड्यूअल नेचर के बारे में बताया, तो कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो लोगों ने इस चीज को बकायदा एक्सपेरिमेंट के थ्रू, है ना, रिजल्ट्स के थ्रू ये प्रूव किया कि हाँ मैटर जो है वो पार्टिकल भी है, वेव भी है ना। तो यानी कि तुम भी क्या हो, एक ड्यूल नेचर। तुम पार्टिकल भी हो, तुम वेव भी हो। ठीक है। अब घर पे जाके मत बोलना मम्मी पापा को कि हम तो वेव हैं। ठीक है, वेव बन के घूमेंगे हम, ऐसा नहीं बोलना है ना। वेव तुम हो, लेकिन तुम्हारी जो वेवलेंथ है ना, उसका जो डायमेंशन है, उसका जो डायमेंशन है, उसकी जो वैल्यू है, वो इतनी ज्यादा एक्सट्रीम पे है कि आप ऑलमोस्ट जो बिहेव करते हो, ऑलमोस्ट क्या कंप्लीटली मतलब पार्टिकल की तरह ही करते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप वेव को देखो तो उसकी एक वेवलेंथ होती है, कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, यस राइट? सर। है ना। वो आगे हम समझने भी वाले हैं अभी। अगर हम समझें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू तो हम वो निकाल भी पाएंगे, है ना। एनर्जी वगैरह का फॉर्मूला में आता ही है, तो उससे हम वो निकाल लेंगे, तुम उसकी टेंशन मत लो। लेकिन अभी आपको समझना ये है कि मैटर और लाइट दोनों ड्यूअल नेचर शो कर रहे हैं भाई। और ये प्रूव किसने किया था पता है? ये जो वेव नेचर ऑफ मैटर है ना, इलेक्ट्रॉन पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ, है ना। नाम था एक्सपेरिमेंट का डेविसन एंड जर्मर। क्या था? डेविशन इन जर्मन। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते थे बच्चों हम? बोलते क्या थे? अभी भी बोलते हैं, पार्टिकल बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन को तो। यस यस सर। सर। ऐसा बोला कि तुमने कि जो इलेक्ट्रॉन वेव है उसका वैल्यू पता है कितना है? ऐसा कभी बात करी कि तुमने? इलेक्ट्रॉन को तुम पार्टिकल ही बोलते हो, सब अटोमिक पार्टिकल्स बोलते हो ना। यस सर। अरे यस सब अटोमिक सर। पार्टिकल्स बोलते हो ना। तो पार्टिकल वर्ड यूज करते हो ना इलेक्ट्रॉन के लिए, कुछ और किया है क्या कभी यूज? नहीं किया है ना। नो सर। लेकिन डेविसन और जर्मर ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा, और जब उसने डिफ्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी शो करी, तो डिफ्रैक्शन कौन शो करता है? पार्टिकल शो करता है क्या डिफ्रैक्शन? नो सर। वेव। कौन करता है? वेव, वेव। है ना। वेव। तो इलेक्ट्रॉन को भैया इन्होंने बोल दिया कि ये तो वेव भी है ना, वेव की तरह बिहेव कर रहा है। बाद में बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बहुत स्टडीज हुई हैं, और अभी तक तो ऐसा, मतलब ऐसा लोगों ने कंक्लूड किया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो, मतलब ये तो चलो ठीक है, आगे की बात हो जाएगी, ज्यादा तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए कि लोगों ने ये तक देख लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ भी बन जा रहा है। यानी कि जब तुम उसको देख रहे हो तो वो पार्टिकल बन जाता है, और जब तुम उस पर पार्टिकल की तरह स्टडी करते हो तो वो वेव बन जाता है। मतलब एक ही टाइम पे दोनों चीजों की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, यानी कि ऐसी चीज, ऐसे एम्बिगुअस नेचर शो कर रहा है ना। और जो कि है ना, उसका उसको करना नहीं चाहिए बेसिकली। ठीक है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, उस हमारे काम की बात नहीं, काम की बात हमारी ये है कि जो मैटर होता है वो दोनों नेचर शो करता है, और ये प्रूव किया था डेविसन एंड जर्मर ने। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने प्रूव किया था, बाकी थ्योरी तो पहले ही आ गई थी इसकी, है ना।
थ्योरी तो लोगों ने पहले दे दी थी। चलो भाई आगे बात करते हैं। अच्छा, ये जो वेवलेंथ बनेगी इस वेव की, मैटर जो वेव की तरह बिहेव कर रहा है ना, इसकी जो वेवलेंथ बनेगी, वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली या डी ब्रोए। इसका प्रोनाउंसिएशन डी ब्रोए होता है, पर डी ब्रोगली बोलना ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को, है ना। तो जो तुम्हें बोलना है बोल लो। इस इस एक्सपेरिमेंट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी से मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ तुमको। आगे चलें बच्चों। Yes, sir. Yes. चलो हिस्ट्री की बात करते हैं ना, इतिहास की बात करते हैं। तो भाई हिस्ट्री ये थी कि जैसे ही मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया, ईएम वेव्स के बारे में बताया ना, मैक्सवेल ने पढ़ के आए Yes, ना sir. थोड़ी देर पहले, हम थोड़ा टाइम पहले Yes, पढ़े। sir. Yes, वैसे sir. बहुत सारे जो नए नए वो थे डाउट्स, वो आने लगे, है ना। बहुत सारी चीजों के बारे में लोग सोचने लगे कि भाई जब वेव नेचर शो कर रहा है ये, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, बेसिकली वेव नेचर ही तो शो करती है, नाम में ही वेव है उसके तो, है ना। तो भाई लाइट जो है वो तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। Yes, sir. तो वेव नेचर ही शो करना चाहिए उसको तो, है ना। तो भाई Yes, sir. मैक्सवेल ने तो जब ये बता ही दिया था तो लोगों ने डाउट करना ही बंद कर दिया कि यार पार्टिकल नहीं है अब तो, इट इज डेफिनेटली अ वेव, है ना। और ये कहानी कहाँ से चालू हुई थी? ये कहानी चालू हुई थी न्यूटन के टाइम से, है ना। जो हमारे सर आइजैक न्यूटन थे, 1675 में न्यूटन ने क्या बोल दिया था भाई कि लाइट क्या है? Particle. पार्टिकल है। और पार्टिकल का नाम क्या दिया था इन्होंने? कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स बोल दिया था ना इन्होंने। Yes, sir. Yes, sir. कॉर्पसल्स जो भी बोलना चाहो तुम, है ना। तो ये कॉर्पसल्स जो है या कॉर्पस्कल्स जो भी हैं ये, इनको जब लोगों ने गलत प्रूव किया बहुत टाइम तक, पहले तो 50-100 साल के अराउंड तक तो न्यूटन को किसी ने डाउट ही नहीं किया कि यार न्यूटन बोल के गए, इनकी बात को कौन मना करेगा? न्यूटन ने तो पूरी मैथ्स बना दी, पूरी फिजिक्स बना दी, उनकी बात को डिनाई कर सकता है क्या कोई? है ना। तो सोल्व करा ही नहीं लोगों ने डिनाई बहुत टाइम तक। तो फिर जब कुछ लोग आए तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा मत करो, है ना, थोड़ा तो दिमाग लगाओ खुद का भी। हाइजेंस ने क्या बताया फिर हमें? हाइजेंस ने बताया कि भाई नहीं नहीं नहीं, लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट क्या है? Wave. Wave. वेव है। है ना। लेकिन हाइजेंस ने एक चीज गलत बोल दी। क्या गलत बोली थी, याद करके बताओ। कि लाइट को मीडियम चाहिए। हाँ, लेकिन यही चीज को ढंग से एक्सप्लेन करो ना। लाइट मीडियम चाहिए वो तो ठीक है, ठीक है, लेकिन इससे पता क्या चलता है? मीडियम चाहिए मतलब इस बात से पता क्या चलता है? अरे उन्होंने ये बोला था ना कि मैकेनिकल वेव है। Yes, sir. लाइट क्या है? मैकेनिकल वेव है, इसलिए उसको मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए। ऐसा थोड़ी ना है, लाइट मैकेनिकल वेव थोड़ी ना है, लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, राइट। Yes, sir. हाँ। तो यहाँ पे हाइजेंस गलत हो गए, पर उन्होंने फिर भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दे दिया, क्योंकि पहली बार कोई आके बोल रहा है न्यूटन की बात गलत है ना, न्यूटन की बात गलत है, ठीक है। अभी तो तुम जैसे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस अगर आ जाए, तुम बोलो कि सर आप जो बोल रहे हो गलत है ना? तुम्हारे पास प्रूफ होना चाहिए पर उस चीज का, ठीक है। और तुम प्रूफ करोगे तो फिर मैं भी मान लूंगा कि हाँ ठीक है मैं गलत हूँ, है ना। लेकिन अगर सोचो तुम्हारे पास पहले तो कॉन्फिडेंस आएगा क्या इतना सारा बोलने का कि हाँ सर जो आप बोल रहे हो गलत है? कॉन्फिडेंस No, लाने sir. में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, है ना, बहुत ज्यादा नॉलेज लगेगी। तो सोचो कि किसी ने न्यूटन की बात को गलत बोला, उसमें उसको कितनी मेहनत लगी होगी, है ना। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उसके बाद भी कंडक्ट हुए। YDSC पढ़ा था ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रेक्शन, Yes, sir. पोलराइजेशन पढ़ा था, ठीक है। ये सब एक्सपेरिमेंट्स हुए और ये प्रूव हो गया कि जो पार्टिकल लाइट जो है वो वेव है ना। फिर इसके बाद 1801 के अराउंड हुई थी ये सब बातें, 1800 के अराउंड। फिर जब 1873 तक आपकी बात पहुंची और मैक्सवेल ने जब बता ही दिया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पहली बात तो ये है ना, और वेव के सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कंडक्ट कर दिए, बता ही दिया, सारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ही बना दी उन्होंने तो, लाइट के अलावा क्या दूसरी चीजें भी बता दी उन्होंने तो, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर जब पूरा थीसिस ही लिख दिया, सभी बता दिया उन्होंने, तो फिर किसी को डाउट ही नहीं था कि भाई लाइट जो है पार्टिकल हो भी सकता है क्या। नहीं नहीं लग रहा था लोगों को, है ना। लेकिन स्टडीज हुई 1873 के बाद, ठीक है। और उसके बाद रफली बता रहा हूँ, अभी थोड़ा बीच में और भी लोग आए थे, उनके बारे में भी हम पता करेंगे। कौन सा ईयर था, 05, 1905 के अराउंड आइंस्टीन को अवार्ड मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। किसके लिए?
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। किसकी तरह बिहेव कर रही है? पार्टिकल। कल की तरह। पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। तो वापस से बैक टू स्क्वायर वन आ गए हम कि अरे अरे अरे, कभी पार्टिकल बोल देते हो, कभी वेव बोल देते हो, फिर से पार्टिकल बोल दे रहे हो, है ना? तुम खुद ही डिसाइड कर लो पहले तो। लोग ऐसे बोलने लगे। पर भाई उस टाइम पे आइंस्टीन जो थे वो बहुत ज्यादा वो थे, है ना, लर्नेड मैन थे। उन्होंने काफी ज्यादा, उनका तो वैसे भी सबको पता है कि कितना ज्यादा शार्प ब्रेन था। तो उन्होंने काफी चीजें जो थी बैकिंग के साथ बोली थी ये, है ना, बैकअप बनाया उन्होंने पूरा, है ना, एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने थ्योरी दी, है ना, E=mc² जैसी कितनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन दी थी उन्होंने, याद है ना आप सब लोगों को? ठीक है। यस सर। हाँ, यस तो सर। उन्होंने हमें बताया कि भाई जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव भी कर रहा है यहाँ पे। फिर थोड़ा लोगों ने सोचा कि शायद ड्यूअल नेचर हो सकता है लाइट का, है ना, दोनों तरह से बिहेव कर सकती है लाइट, है ना। तो फिर ये थोड़ा बहुत समझ में आया। लेकिन हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसे आया पिक्चर में, है ना। इतना ज्यादा साइंस चली है, प्रोग्रेस करी है, तब जाके यहाँ पे आए हैं, ठीक है। और ये भी 1905 में हो चुका है, अब तो 2024 चल रहा है। अब तो बहुत चीजें आगे, अब तो बहुत आगे निकल चुकी हैं, क्वांटम फिजिक्स में आ चुके हैं अब तो हम, है ना। क्वांटम फिजिक्स में चीजें सीख रहे हैं हम, राइट। तो क्वांटम में जाके देखने लगे हम सब चीजों को। और उसमें भी अभी हम बहुत ज्यादा बच रहा है अभी तो डिस्कवर होना बहुत सारा, ठीक है। चलो भाई, तो बीच में एक आए थे फिलिप लेनर्ड, साइंटिस्ट जो थे। फिलिप लेनर्ड जो थे 1902 के अराउंड, उन्होंने ना ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक छोटी सी चीज बताई थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई केवल आइंस्टीन का अकेले का कंट्रीब्यूशन नहीं है बच्चों। बहुत लोग आए, बहुत लोग, बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था ये सब, कि भाई ऐसा भी हो सकता है, या ये ऐसा कुछ इफेक्ट है जो कि हाँ, हो रहा है या हो सकता है। आइंस्टीन ने उसको फॉर्मुलेट किया था। और सिंस ऑब्वियसली जो बड़े साइंटिस्ट होते हैं उनका इनाम आता है सामने, तो है ना। तो आइंस्टीन का ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन था, मेजर कंट्रीब्यूशन था इनफैक्ट। लेकिन बहुत लोगों ने इसमें अपना जो है योगदान दिया था, बहुत लोगों ने दिमाग लगाया था, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, है ना। तो उनमें से एक फिलिप लेनर्ड भी थे। उन्होंने क्या बताया कि जो काइनेटिक एनर्जी है एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, इट विल डिपेंड्स ऑन द लाइट फ्रीक्वेंसी बट नॉट इंटेंसिटी। अब ये एमिटेड इलेक्ट्रॉन क्या है सर, ये तो बताओ। तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम बात करें रफली, जो कि हम आगे डिटेल में बात करेंगे, तो इसमें क्या हो रहा है कि लाइट आ रही है, रेडिएशन आ रही है, इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट हो रही है, इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, और इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, उस एनर्जी को लेके बाहर निकल जा रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल रहे हैं? एमिटेड इलेक्ट्रॉन। रफली बताया है मैंने, समझ में आया? यस। यस सर। भाई लाइट आई, उसने कुछ एनर्जी दी, है ना, और एनर्जी देके उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल गई कि वो बाहर निकल गया, है ना। जैसे तुम्हारा दोस्त आया घर में, उसने तुम्हें बोला कि सुन, अपन चल रहे हैं वहां पे घूमने, है ना, बहुत मजा आने वाला है वहां पे, है ना, वहां पे अपन ये सब करेंगे वहां पे हम, है ना। तो तुमको एनर्जी मिल गई। अब तुम्हें ये तो पता है अभी कि भाई बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी मतलब तुम्हारे पेरेंट्स हैं जो तुम्हें बाइंड करेंगे, है ना, मना करेंगे जाने से घर से बाहर, है ना। पर तुम्हें एनर्जी इतनी मिल गई क्योंकि उसने कुछ ऐसा बता दिया कि यार तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट खेला जा रहा है वहां पे, या कोई फेवरेट मूवी लगी है तुम्हारी, या कोई फेवरेट खाने की जगह बता दी उसने। तो तुम्हें तो एनर्जी मिल गई है बहुत ज्यादा। तो तुम क्या करोगे? एमिट हो जाओगे बाहर घर के, है ना। तो तुम्हारा क्या हो गया भाई? तुम्हारे ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ठीक, बेसिकली। ठीक है। तो ये थोड़ा आइडिया लिया है अभी हमने। तो क्यों? क्योंकि हम फिलिप लेनर्ड की बात समझने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री बात कर रहे हैं ना, हिस्ट्री ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसमें हिस्ट्री में फिलिप लेनर्ड का भी रोल था। तो उन्होंने क्या बताया बच्चों, कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना इस एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, भाई कोई कोई चीज अगर मूव करती है तो काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें। एम आई राइट? Yes, sir. यस सर। इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जा रहा है तो इसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी तो होगी ना बेटा। Yes, sir. यस सर। ये जो काइनेटिक एनर्जी है एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, डजंट डिपेंड ऑन द लाइट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बट ऑन द, सॉरी, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑन द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यानी कितनी रेडिएशन एक पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम पे ड्रॉप हुई है ना, कितनी ज्यादा प्रोजेक्ट हुई है रेडिएशन, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया पे पर यूनिट टाइम में, ये होती है इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी ये थोड़ी ना होती है, नंबर ऑफ रिपीटेशन होता है ना फ्रीक्वेंसी। तो कितने ज्यादा रिपीटेशन है वेव्स का, राइट। यस सर। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होने वाली है, ना कि इंटेंसिटी पे। तुम भले कितनी इंटेंसिटी बना लो, बढ़ाते रहो इंटेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, ठीक है। नो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड इफ फ्रीक्वेंसी इज टू लो, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई, तुमने जो, सपोज करो कि तुमने कोई
लाइट यूज करी, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, वॉयलेट लाइट, ग्रीन लाइट और रेड लाइट, 3 चीजें यूज हो रही है। अब आपको ये पता है कि वॉयलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है लेकिन वेवलेंथ sir. कम होती है, ये पता है? Yes, sir. Yes, sir. वॉयलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है लेकिन वेवलेंथ कम होती है, लेकिन रेड लाइट की वेवलेंथ बड़ी ज्यादा होती है Yes, और sir. frequency यस कम होती सर। है ना। अभी कितनी कम होती है ये तो हम अभी बिल्कुल ऐसे ऐसे ही बात कर रहे हैं लेमन लैंग्वेज में, बिल्कुल ऐसे कोई फैक्ट के साथ बात नहीं कर रहे। किसी ने नहीं बताया तुम्हें कि भाई इतनी फ्रीक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पर एक रफ आइडिया आपको दिया जा रहा है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि वॉयलेट निकल फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या फिर ये निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना, और रेड का नहीं निकलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा सब और भी चीजों पे। लेकिन आपको अभी ये बताया जा रहा है कि अगर आप दो को कंपेयर करो, ठीक है, और उसमें एक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और एक की फ्रीक्वेंसी कम है, तो काइनेटिक एनर्जी जिसमें ज्यादा होगी ना निकलने वाले इलेक्ट्रॉन में, वो किसकी ज्यादा होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? ज्यादा थी। ज्यादा। ज्यादा। ठीक है, तो रेड लाइट में फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो इसमें देखो देखा ये दिखा रहे हैं हमें कि ये आपकी जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलेंगे ही नहीं बाहर, बाहर ही नहीं निकले, अंदर ही बैठे हुए। अरे बात समझ में आ रही है ना। यस सर। जैसे तुम्हें मान लो पास्ता पसंद है, किसी ने आके तुम्हें बोल दिया कि पास्ता खाने चल रहे हैं, मैं खिला रहा हूँ, मेरी ट्रीट है, और मस्त जगह खुली है एक नई, है ना, वहां से खा के आएंगे पास्ता। ठीक है, तो तुम चले गए क्योंकि वॉयलेट लाइट मिल गई तुम्हें, जैसे ना पास्ता तुम्हारा वॉयलेट लाइट था। और किसी ने बोला कि यार चलते हैं बाहर, चलते हैं और कुछ खा के आते हैं, पिज्जा खा के आते हैं, तुम्हें पिज्जा ही पसंद ही नहीं है बिल्कुल, है ना। तुम्हारे दोस्त बोल रहे हैं कि चलते हैं ना, तुम बोलो नहीं पढ़ाई करनी है और पिज्जा विज्जा मैं खाता नहीं, ठीक है, तो तुमने मना कर दिया उसके लिए, तो वो एनर्जी सफिशिएंट ही नहीं थी तुम्हारे लिए। जो पिज्जा का तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें प्रपोजल दे रहा था वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट ही नहीं था, तुम निकले बाहर ही नहीं निकले तुम, है ना, तुम घर में ही रहे, तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकला क्योंकि उसको सफिशिएंट एनर्जी मिली ही नहीं होगी, है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी कम रही होगी। तो काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड कर रही है उसके ऊपर, है ना, तो एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, इससे ये पता चलता है। और वेवलेंथ भी चाहिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो इंटरडिपेंडेंट होते हैं ना बच्चों, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। Yes, sir. लेकिन एक चीज यस समझ में आ सर। गई, एक चीज हमें समझ में आ गई कि इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा ये सब, इंटेंसिटी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा आपका, है ना, कि कितनी काइनेटिक एनर्जी होने वाली है बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन। तो इस रिजल्ट को, लेनर्ड के रिजल्ट को यूज किया भाई, इसको एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने, है ना, दैट लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू कंटेन्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फ्रीक्वेंसी का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ना, उसको उन्होंने यूज करके बताया कि भाई जो लाइट है ना बेसिकली हमारी, तो हम यही बोल देते हैं ना कि भाई ये जो लाइट है ये एक पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जिनको हम फोटोन्स बोल रहे हैं, और वो एनर्जी पैकेट्स हैं बेसिकली। फोटोन तो चलो बाद में पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है, लेकिन अभी इनको हम बोल देते हैं एनर्जी के पैकेट हैं, ठीक है। और एनर्जी कितनी है? एच न्यू। एनर्जी कितनी है बच्चों? H एच nu. न्यू। इसमें एच क्या है? व्हाट इज एच? Planck's constant. Planck's constant. प्लैंक्स। क्या वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की? 6.626 6.626 into 10 raised to power minus 34. जूल पर 34 सेकंड। per second. और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, Frequency. है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये अभी तक से जो पढ़ा समझ में आया? थोड़ी बहुत हिस्ट्री समझ में आई, ठीक है। Sir. अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर लेते हैं। ये तो तुम ऑलरेडी समझ ही चुके हो कि भाई हो क्या रहा है बेसिकली, कि एक सरफेस ले रहे हैं, मेटल सरफेस। मेटल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जनरली हमने पढ़ा हुआ है ना, मेटल में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अरे यार एक बात बताओ, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, है ना, तो तुम्हारा ऐसा इलेक्ट्रॉन तुम निकालना आसान होगा ना जो कि इतना ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं है, टाइटली बाउंड नहीं है उस मटेरियल से। सही बात है Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब जैसे मान लो तुम्हें नींद आ रही है बहुत तेज, और तुम्हारा फ्रेंड आया तो उसको बोलता है कि चलो यार बाहर चलो घूम के आते हैं, है ना। तुम्हें नींद आ रही, तुम सोए नहीं हो 3 दिन से, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे तुमने फिजिक्स के, 400-500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए 3 दिन में, है ना, और सोए नहीं इस चक्कर में तुम बिल्कुल भी, इतना ज्यादा तुम्हें वो हो गया कि भाई आज ही कर दूंगा मैं, आज ही नीट निकाल दूंगा मैं, है ना। इतना तुमने आज मतलब अपने अंदर एनर्जी बना ली, है ना, डेवलप कर ली। तो 3 दिन के बाद तुम्हें नींद आ रही है बहुत तेज, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम थक गए हो, है ना, काम कर लिया तुमने बहुत सारा। तुम्हारा दोस्त आता है कि चलो बाहर चलते हैं घूम के आते हैं, तो तुम जाओगे क्या बाहर? तुम नहीं जा पाओगे क्योंकि नो तुम्हें सर। नींद आ रही है तुम्हें तो बहुत तेज, है ना, तुम्हारी तो फिजिकली तुम इतने प्रिपेयर्ड नहीं हो जाने के लिए। तो भाई ऐसे सिचुएशन में वो कितनी एनर्जी दे दे, है ना,
कितनी एनर्जी तो नहीं हो सकता है, कुछ ऐसा बोल दे कि तुम्हारी नींद ही उड़ जाए है ना, तुम्हें कुछ बहुत ही अच्छा प्रपोजल दे दे जिसमें कि तुम बोलो कि भाई हाँ ये चीज तो मैं कर सकता हूँ, है ना, लेकिन फिर भी तुम्हें ले जाना मुश्किल होगा, घर से बाहर ले जाना मुश्किल होगा उस केस में। Yes, Yes, sir. sir. तो ऐसा ही होता है इलेक्ट्रॉन के साथ भी। अगर मेटल सरफेस ले रहे हो तो जनरली तुम आसानी से बाहर ले जा सकते हो इलेक्ट्रॉन को, लेकिन अगर तुमने नहीं ले पाए तुम, तो कितना मुश्किल होगा वो वाली बात। तो मैं अभी क्या समझाना चाह रहा हूँ कि एक मेटल सरफेस ले रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे, है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो तुमने सरफेस इलेक्ट्रॉन की बात कर ली, लेट से सरफेस, सरफेस समझते हो ना, सरफेस। Yes, Yes, sir. sir. तुमने क्या किया, उस पर लाइट को इंसिडेंट किया, लाइट को इंसिडेंट किया, लाइट इंसिडेंट किया, रेडिएशन को इंसिडेंट किया, है ना, ठीक है, फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं बेसिकली। लाइट इंसिडेंट हुई, एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को लाइट ने, और उस एनर्जी को लेके अगर सफिशिएंट एनर्जी थी, और जो कंडीशन है जो हम पढ़ने वाले हैं आगे इस चैप्टर में, वो अगर मीट हो गई वो कंडीशंस, है ना, उन कंडीशंस को हमने सेटिस्फाई करा दिया अगर, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो भाई निकल जाएगा अपने घर से बाहर। और ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? फोटो इलेक्ट्रॉन। Ejected photoelectron. Ejected for. फोटो इलेक्ट्रॉन बोल दोगे आप इसको, ठीक है। ये जो बाहर निकल गया है ना, ये जो बाहर निकल गया ना, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी, तो इस बाहर निकले वाले बेसिकली इलेक्ट्रॉन को आप बोलोगे इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। ये तो फोटोन था और ये इलेक्ट्रॉन था, और बाहर निकलने वाला क्या हो गया? इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। अब ये जो रेडिएशन है बच्चों, इसका क्या होगा भाई? ये हाई फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, अरे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए ना इसकी, Yes, sir. है ना। फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी हुई, है ना, तो निकलेगा ही नहीं। अब कितनी चाहिए वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो पता है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, या फिर लो वेवलेंथ। अरे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो अपोजिट होते हैं ना एक दूसरे के, Yes, sir. Yes. यानी कि बेसिकली हाई एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अब High. ये तो वैसे भी समझ में आता है बच्चों, वैसे भी समझ में आता है। तो अगर एनर्जी ज्यादा नहीं होगी तो कैसे चलेगा काम? चलेगा क्या? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. नहीं चलेगा, ठीक है। तो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए भाई इंसिडेंट रेडिएशन की, तब जाके निकलेगा आपका इलेक्ट्रॉन, है ना। अच्छा, एनर्जी के फॉर्मूले तो तुम्हें पता है ना बच्चों, एच सी अपॉन लैम्डा, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसको एच एफ भी लिख सकते हो, Yes, sir. ठीक है, ये लिख लो, इसको नोट कर लो। ये क्या पढ़ना है? फोटॉन्स के बारे में पढ़ेंगे फिर इसको नोट कर लो। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं थोड़ा Yes, sir. आ रहा है. ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। चालू करते फिर आगे और कंटिन्यू करना है इसको, आई गेस लिख लिया होगा सबने। तो भाई अब ये जो फोटोन है ना, जिसकी बातें हो रही है इतनी देर से कि सर ये जो लाइट है, या बार बार रेडिएशन, लाइट, फोटोन, मतलब सब बोल दिया आपने, है ना। तो ये फोटोन क्या है पहले तो ये बताओ आप, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो, ताकि हमें थोड़ा आइडिया तो लगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं, राइट। करते हैं एक्सप्लेन आप लोगों को, फोटोन को डिफाइन करते हैं भाई। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी तो रहेगा, ऐसे ही ऑब्वियस सी बात है, लाइट ही नहीं दिख रही है हमें, पार्टिकल जो अगर उसके अंदर किसी का कुछ है भी तो वो दिखेगा क्या हमें? No, sir. No, sir. कॉल्ड फोटोन्स, ठीक है। पार्टिकल, एग्जैक्टली पार्टिकल तो नहीं बोलते, एनर्जी पैकेट भी बोल देते हैं लोग इसको, पर ठीक है, जिस तरह से बिहेव ये करता है, इसके पास मोमेंटम भी होता है, तो इसको पार्टिकल बोल देते हैं लोग, ठीक है। पर इसके और भी नाम है, इसको वेव पैकेट्स भी बोलते हैं लोग, है ना। इसको एनर्जी पैकेट्स भी बोलते हैं, एनर्जी होती है भाई इसमें, एनर्जी पैकेट भी बोल देते हैं लोग इसको, क्वांटा भी बोल देते हैं, क्वांटा भी बोल देते हैं इसको,
है ना, यूनिट की दृष्टि से कि भाई यूनिट है, ये किसी एक लाइट का यूनिट है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट की तरह देखते हैं इसको लोग, है ना। तो भाई पार्टिकल और इसमें डिफरेंस क्या है कि भाई पार्टिकल जो है वो तो पार्टिकल है ना, जैसे कि E इक्वल्स टू mc² फॉलो कर रहा है, यानी कि इसका कोई मास है, कोई स्पीड है ना। तो ये पार्टिकल की तरह जब बिहेव करता है बच्चों, फोटोन, तब तो ये एक स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा है ना, उसका कुछ मास भी है ना। अब वो मास कितना है वो हम समझेंगे अभी, कि हमें पता है या नहीं पता है, और पता है तो कितना है, नहीं पता है तो फिर कैसे उसको देखते हैं। लेकिन जब ये फोटोन वेव की तरह बिहेव करता है तो इसकी एनर्जी हो जाती है H/F, इसकी एनर्जी हो जाती है H/F। यानी कि फोटोन जो है बेसिकली है तो पार्टिकल, पर ये बिहेव वेव की तरह भी करता है, या वेव की तरह ही करता है ना। तो ये फोटोन जो है बेसिकली इसका नेचर है ऐसा, ये पार्टिकल वाले करेक्टरिस्टिक भी शो कर रहा है और ये वेव वाले करेक्टरिस्टिक भी शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, रही बात इसकी मास की, हम जब अब बात कर ही रहे हैं तो मास के बारे में बात करते हैं। तो जो मास है बच्चों फोटोन का, वो डिफाइन नहीं है, क्योंकि मुश्किल है इसका मास निकालना, बहुत मुश्किल है। और इसका मास निकालने के लिए पता है क्या पढ़ना पड़ता है? क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स तो है नहीं सिलेबस में, है ना, इतना डिटेल में अभी पढ़ने का फायदा भी नहीं है, समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो मास है, अब वो मास वैसे दिया किसने था कॉन्सेप्ट? न्यूटोनियन फिजिक्स में मिला था हमें ये कॉन्सेप्ट, सही बात है। Yes, sir. Yes, sir. फिजिकल फिजिक्स में ही तो मिला था ये कॉन्सेप्ट हमें, मोमेंटम, एनर्जी वगैरह सब बातें करते रहते थे हम, है ना, इन सेंस ऑफ न्यूटोनियन फिजिक्स। तो न्यूटोनियन फिजिक्स के सेंस में भाई हमें नहीं पता कि इसका मास कितना है फोटोन का, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के सेंस में, है ना। तो इसका मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्वांटम फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, कम्स अंडर क्वांटम, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। और ये सिलेबस में है नहीं, क्यों पढ़ना, राइट। लेकिन ऑल्दो अगर इसके मास की ही बात कर रहे हैं तो इसका रेस्ट मास डिफाइंड है बच्चों। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0. इज 0, ठीक है। यानी कि अगर उसको रोक दो तुम किसी तरीके से, है ना, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर तुम इसको रोक दो, बात समझ में आ रही है? रेस्ट मास, Yes. है ना, रेस्ट मास समझ में आ रहा है, मतलब एक्चुअल मास है, लेकिन ऑब्जर्वर की कंडीशनिंग में देखा जा रहा है इसको, ठीक है। यानी कि अगर आप ऑब्जर्वर हो तो आप जब देखोगे रेस्ट मास को, सेम फ्रेम में जब होगा, सामने जिसको देख रहे हो वो भी और आप भी सेम फ्रेम में होना जरूरी है, ठीक है। तो रेस्ट पे होगा वो, सेम फ्रेम में है, रेस्ट पे है ना, और उस टाइम पे उसका मास कितना है वो रेस्ट मास होता है। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. रेस्ट मास क्या होगा? बेसिकली एक्चुअल में एक्चुअल मास है, मास तो एक्चुअली है, लेकिन ये वो मास है जब कोई ऑब्जर्वर किसी दूसरी चीज को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, किसी बॉडी को ऑब्जर्व करेगा, लेकिन दोनों चीजें, ऑब्जर्वर भी, तुम भी, जैसे तुम, है ना, और फोटोन हो गया जैसे, तो तुम दोनों सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होने चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। और बॉडी जो है वो रेस्ट पे होनी चाहिए तुम्हारे रिस्पेक्ट में। ऐसा नहीं कि फोटोन चल रहा है और तुम उसका मास देख रहे हो, नहीं 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 नहीं, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। फिर वो रेस्ट मास कैसे हुआ? हुआ क्या रेस्ट मास? फिर वो नहीं हुआ, है ना, रेस्ट पे No, होना है। sir. रेस्ट पे मास देखा ना बच्चों फोटोन का, वो 0 था भाई, 0, 0 मास। कैन यू अंडरस्टैंड दिस, कि कैसे पॉसिबल है? कोई पार्टिकल का मास 0 कैसे हो सकता है? कितनी ज्यादा एनर्जी होगी उसकी अगर उसका मास 0 हो गया तो। समझ में आ रही बात मेरी? Yes, sir. Yes, sir. मास, लेकिन रेस्ट मास जो हमने बेसिकली डिफाइन किया वो ऐसे ही किया, है ना, डिफाइन द रेस्ट मास ऑफ 0 ऑन पार्टिकल, दैट्स व्हाई इट्स मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। भी तो दिख रहा है आपको, इक्वल्स टू mc² में c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, Yes, sir. Yes, sir. कोई चीज मूव कर रही है ना। तो ऑब्वियसली वो नॉर्मल पार्टिकल से तो कंपेयर करोगे नहीं तुम उसको, खुद से थोड़ी कंपेयर करोगे तुम क्या है 20 मीटर पर सेकंड 30 मीटर पर सेकंड से चल लोगे तुम, है ना। वो चल रहा 3 into 10
टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। डिफरेंस है। Yes, sir. तो इससे हमें हमारा अगला पॉइंट भी मिलता है कि जो फोटोन्स हैं वो कौन सी स्पीड से ट्रैवल करते हैं? Speed of Speed light. of light. ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड ना, अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्ट तो ये बहुत ही अजीब सा नंबर होता है, कुछ होता है ये 299792458 मीटर पर सेकेंड, ऐसा अजीब सा कुछ नंबर होता है ये। ठीक है, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, याद होगा भी नहीं। मोबाइल नंबर लग रहा है किसी का ये, है ना, तो याद होगा भी नहीं। तो तुम्हें याद क्या रखना है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, इन वैक्यूम होता है ना ये, इन एयर वैक्यूम, मीडियम में थोड़ी होता है, तो वैक्यूम में होता है ना स्पीड ऑफ लाइट। Yes, sir. ठीक है, वैक्यूम में है ये। चलो आगे चलते हैं, अब लाइफ में आ गए हैं तो और भी चीजें पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें अगर एनर्जी की, तो हर फोटोन की एक डेफिनेट तो एनर्जी होगी। ईच फोटोन हैज डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट मोमेंटम। ठीक है, डेफिनेट तो एनर्जी होगी और डेफिनेट मोमेंटम होगा, यानी कि इसकी जो एनर्जी वो कितनी होती है? एच सी अपॉन लैम्डा, हाँ ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई? एच अपॉन लैम्डा। एक्सपेरिमेंट वगैरह किए लोगों ने और उन्होंने डिड्यूस किया कि भाई ये सिनेरियो आ रहा है आपका। ठीक है, इसको लिख लो, पहले तो लिखो इसको, बाद में समझेंगे इसको थोड़ा। ऑल्सो इक्वल्स टू एच एफ भी हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना, इक्वल्स टू एच एफ भी हो जाएगा। कैसे आता है ये एच एफ? ये आता है वी इक्वल्स टू एफ इंटू न्यू, न्यू इंटू लैम्डा से। वी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ एनीथिंग, है ना, स्पीड। और इसको मल्टीप्लाई करोगे, वेव की स्पीड, बेसिकली वेव की स्पीड का फॉर्मूला होता है एफ इंटू लैम्डा, है ना, या न्यू इंटू लैम्डा, बेसिकली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। तो इसको जब तुम पुट करोगे सी की जगह, क्योंकि सी तो है स्पीड ऑफ वेव यहाँ पे, अरे यहाँ पे सी तो है ना स्पीड ऑफ वेव। Yes, sir. वेव तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट की तरह से चल रही है एक तरह से, बेसिकली, है ना। फोटोन जो है स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है, और फोटोन अगर वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो फिर तुम्हारी स्पीड वही होगी, सी होगी। उसकी जगह रिप्लेस कर दो तुम इसको, है ना, एफ लैम्डा को, तुम्हारा ये फॉर्मूला आ जाएगा, ई इक्वल्स टू एच एफ आ जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, इसका अगर शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला बताऊं मैं आपको, शॉर्ट फॉर्म में मतलब इसको सिंपल करके मैं आपको बताऊं एच सी अपॉन लैम्डा को, तो ये बन जाएगा आपका 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में लैम्डा, जो कि आप हमेशा नैनोमीटर में ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह काम आएगा, हर जगह काम आएगा। और ये कैसे आया है ये हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ये कैसे आया है मैं क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, लेकिन निकाला हमने यहीं से ही है, इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा है ना, इसको ही सॉल्व किया। Yes, sir. ऐसे कुछ नहीं लिखा मैंने, उसको ही सॉल्व किया, बस उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ले लिया हमने एच सी को, तो और लैम्डा हमने नैनोमीटर में ले लिया है बेसिकली। ठीक है, तो एक तरह से आप उस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, करेंगे आगे, डिराइव भी करेंगे। पहले तो लिखो आप ये सब चीजें। लिख लिया। लिख लिया, आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई, तो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सर आपने ये तो बता दिया कि रेडिएशन आ रही है, टकरा रही है इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है ना, इस फिनोमेना को आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल देते हो। लेकिन ये सब थोड़ा सा डिटेल में बताओ ना, मतलब ऐसे फिजिक्स तो इतनी आसान तो होने से रही, है ना, कि इतना इजीली सब हो गया, Yes, sir. है ना। तो भाई हो क्या रहा है कि फोटोन आ रहा है जिसकी एनर्जी कितनी है? एच न्यू। कितनी एनर्जी है? H new. एच H न्यू, new. है ना। आया 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 मेटल्स पे टकराया, मेटल सरफेस पे टकराया, एनर्जी प्रोवाइड करी उसने उसको, इलेक्ट्रॉन को, और फिर एनर्जी अगर सफिशिएंट हुई तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन ये जो कोलिजन हो रहा है बच्चों, फोटोन और पार्टिकल का, किस किस का?
फोटोन और photon and particle. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, जैसे फॉर एग्जांपल, तो ये जो कोलिजन है फोटोन और इलेक्ट्रॉन का, ये होता है परफेक्टली इलास्टिक। ये जो कोलिजन होता है ये कैसा होता है? Elastic Perfectly elastic. elastic collision. और क्या होता है इलास्टिक कोलिजन में? कुछ याद आ रहा है बचपन का 11th Initial क्लास? movement. यस सर, जिसमें एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व्ड होते हैं। हाँ, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, और And इनिशियल kinetic energy is equal to final kinetic energy. यानी कि कोई भी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट ही नहीं हो रही दूसरे फॉर्म में, है ना? नो काइनेटिक sir. एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म। अदर फॉर्म जैसे हीट वगैरह, Yes, sir. है ना? कोई दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी, है ना? क्योंकि इलास्टिक है, कंजर्व्ड रहेगा बेसिकली। टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा, है ना, इस कोलिजन में। क्योंकि ये कौन सा कोलिजन है भाई? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, कूल। आगे चलते हैं। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नेक्स्ट स्टेप, फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि उनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। अगर उनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है तो ना तो उनको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकती है, ना उनको मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकती है। क्या ये बात समझ में आई? फोटोन के ऊपर Yes, जब sir. Yes, sir. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर दिया तुमने उनको, या मतलब कर क्या दिया वो है, तो उनको डिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ना मैग्नेटिक फील्ड से। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। अगर हम बढ़ाते हैं इंटेंसिटी ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, ठीक है, बढ़ा दी साहब, किसकी? रेडिएशन की। रेडिएशन यानी जो लाइट तुम इंसिडेंट कर रहे हो ना सरफेस पे, है ना, उसकी इंटेंसिटी Yes, बढ़, sir. तो इससे क्या होगा? द नंबर ऑफ फोटोन्स, द नंबर ऑफ फोटोन्स वो तो बढ़ जाएंगे। फोटोन्स तो क्या होंगे भाई? बढ़ जाएंगे, है ना? पर क्या एनर्जी भी बढ़ेगी? बट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, No. नहीं No, बड़ी. sir. एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, फोटोन की एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन की नहीं। फोटोन इज एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, नहीं, ये भी नहीं होगी चेंज। इट डज नॉट चेंज, क्योंकि अभी तो फोटोन का फॉर्मूला बताया बेटा एनर्जी का, एच सी अपॉन लैम्डा बताया ना। अरे एच सी अपॉन लैम्डा, Yes, sir. इसमें कहाँ से इंटेंसिटी का रोल है? इसमें फ्रीक्वेंसी का रोल है, लैम्डा का रोल है, राइट? अरे बात समझ में आ रही है ना? तो भाई इंटेंसिटी से कुछ नहीं होने वाला, इंटेंसिटी नहीं करेगी चेंज तुम्हारी एनर्जी को, है ना? नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा देगी लेकिन, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, तो इससे क्या पता चला हमें? दैट एनर्जी डिपेंड्स ऑन, Wavelength and frequency. वेरी गुड, वेवलेंथ एंड Frequency. फ्रीक्वेंसी। ये बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, कूल। वेवलेंथ ऑफ द फोटोन चेंजेस इन डिफरेंट मीडिया, सो वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। ये तो पता ही है तुम्हें कि वेवलेंथ चेंज हो जाती है ना अलग अलग मीडिया में। पढ़ा, याद है Yes, हमें sir. पढ़ा था ये? याद है पढ़ा था हमने? Yes, sir. ठीक है, तो जैसे वेवलेंथ चेंज हो जाती है वैसे फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए? Change. हाँ, होनी चाहिए। तो इट चेंजेस इन डिफरेंट मीडिया, सो वेलोसिटी भी आपकी फोटोन की डिफरेंट मीडिया में क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, है ना? Change. Change. याद करो, लाइट बेंड नहीं हो रही थी क्या? लाइट की बेंडिंग नहीं हो रही थी क्या? Yes, sir. हो रही थी. लाइट की बेंडिंग कैसे होती थी? Wavelength की वजह से. सर वो डिफरेंस की वजह से, एक रेयरर था एक डेंसर था ना। तो अलग अलग मीडियम से क्या फर्क पड़ रहा है? सर अलग-अलग वेलोसिटी, हाँ, स्पीड चेंज हो रही थी ना, स्पीड चेंज हो जाती है तो डिफ्लेक्शन हो जाता है। ये तो पढ़ा था हमने, द लाइट मूव्स इन डिफरेंट मीडियम एंड इट चेंज द दैट चेंजेस इट्स स्पीड एंड दैट्स व्हाई बेंड्स, दैट्स व्हाई इट्स बेंड्स, है ना, डिफरेंट डिफरेंट Yes, स्पीड। और वेवलेंथ भी चेंज होती है मीडियम के साथ में, ये भी पढ़ा था, रिलेशन पढ़ा था, याद करो, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था ये तो। Yes, sir. भूल गए? no, No, sir. ठीक है, कूल। तो
फोटोन के बारे में जो जो बातें करी है क्या वो सबको समझ में आई? यस सर। Yes, sir. तो मुझे एक क्वेश्चन करके बता दो, ये तुम्हारा फॉर्मूला जो है वो डिफाइन करने में भी हेल्प करेगा, है ना? जो अभी हमने एनर्जी का फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्मूला निकाला था, बेसिकली तुम्हें क्या है, लैम्डा निकालना है, लैम्डा निकालना है। और पता क्या क्या है, फोटोन के बारे में बात हो रही है तो उसकी एनर्जी दी हुई है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कूल। और फोटोन के बारे में बात हो रही है तो तुम्हें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है नैनोमीटर में। रानी को तो पहले से आंसर पता है, बताओ बेटा, सॉल्व करो इसको। तुरंत प्रभाव से आंसर दे दिया इस लड़की ने, तुरंत से भी पहले। सी। तो कैसे करेंगे बच्चों इसको हम? हमें पता है एनर्जी कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 electron volt. है ना? कितनी हो जाएगी ये, 1 इंटू 1.6 into 10 to the power 9. Yes, sir. 19। Yes, अरे sir. 9 कौन बोल रहा है, 19, है ना? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है ना ये, दिस इज द यस वैल्यू सर। ऑफ Yes, sir. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये डालो आप एनर्जी की जगह, और क्या डालोगे, E इक्वल्स टू एच टी अपॉन लेमडा, ये होता है ना। तो सी की वैल्यू Yes, डालो, sir. 3 × 10⁸, ये पुट कर दो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ई मिल गया तुम्हें, सी मिल गया, एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, है ना? तीनों चीजें मिल गई है तो लैम्डा निकल जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. अभी सी ऑप्शन 1240 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से वो फॉर्मूला बनता है बेसिकली। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कूल। एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन, फिर आपको ड्रॉप करेंगे क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, एंड यू गाइज विल नॉट बी हैविंग दैट मच टाइम, एंड आई वुड रादर प्रेफर कि आज आप पहले लेक्चर में थोड़ा कम ही लो, क्योंकि अगर आपको ज्यादा पढ़ा दिया तो फिर आने वाली क्लास में आप थोड़ा वो फील करोगे कि समझ में आ नहीं रहा। सिर्फ टॉपिक और पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन एमिशन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो हमें करनी चाहिए, जैसे कि कंडक्टर्स की बात करते हैं। सॉलिड होते हैं कंडक्टर्स, है ना? कंडक्टर जो है, मतलब नॉट ऑलवेज, पर जैसे जो सॉलिड कंडक्टर्स हैं उनकी बात करते हैं, तो उनमें क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस सर। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो Yes, दो तरह sir. के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एक तो वो जो कि मेटल को ही छोड़ के चले जाए, है ना, मेटल को लीव ही कर दे। एक होते हैं जो कि फ्री टू मूव है लेकिन विद इन द मेटल, यानी कि मेटल के अंदर उनको घूमने की परमिशन दी गई है ना? जैसे तुम फ्री हो, तुम्हें घर के, एक तो तुम्हें बोल दिया कि बोलो ठीक, चलो ठीक है, एक काम करो, रात के 10 बजे के बाद आप जो है फ्री इलेक्ट्रॉन तो हो, लेकिन यू कैन ओनली मूव विद इन द हाउस, घर के अंदर घूम सकते हो, छत वत पे चले जाओ, ऐसे बोल दिया तुम, है ना? और दिन के टाइम पे आप क्या है, घर के बाहर भी जा सकते हो ना, तो मेटल को भी छोड़ सकते हो। तो कंडीशन होगी ना एक तरह से, बेसिकली दो तरह के इलेक्ट्रॉन हो गए, तुम दो तरह की सिचुएशन में फंस गए हो, है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे होते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको बहुत ही टाइटली हेल्ड किया जाता है मेटल सरफेस पे। ठीक है, इज हेल्ड इनसाइड द मेटल सरफेस बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ आयंस। जो आयंस हैं वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। अरे इलेक्ट्रॉन को जाने थोड़ी देंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे ना अपनी तरफ। Yes, sir. यस सर। कॉन्सेप्ट सारे पढ़ चुके हो बाइंडिंग एनर्जी वगैरह के, जो बाइंड करके रखता है इलेक्ट्रॉन्स को, है ना? और फिर तुमने आयनाइजेशन एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट भी पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, है ना? तुमने वो सब चीजें पढ़ी होंगी कि भाई कैसे इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी चाहिए होती है जिससे कि मतलब वो बाहर निकल जाए मेटल से, है ना, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट से बेसिकली। ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी, ये सब पढ़ा हुआ है ना, ये सब चीजें तुमने नहीं पढ़ा है, Yes, sir. है ना? तो भाई सेम यस सेम सर। कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी चाहिए कि वो बाहर निकल जाए। और किससे एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि उसको कोई ना कोई तो अंदर पकड़ के रखा हुआ है। अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, ऐसे अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं जिन्होंने उनको उनको हेल्ड करके रखा है इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर तुम किसी तरह से ये फोर्सेस के को ओवरकम करवा दो इलेक्ट्रॉन को, अगर ये तुम फोर्सेस से ज्यादा एनर्जी दे दो बेसिकली, है ना, जो बाइंडिंग एनर्जी है मान लो, उससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करा दो, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये करने के तरीके कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला थर्मियोनिक इमिशन।
थर्मियोनिक इमिशन में क्या होता है कि तुम एक मेटल लेते हो, उस मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ तुम कुछ करते हो, कुछ क्या करते हो कि तुम हीट करते हो इस मेटल को। क्या करते हो बेटा? हीट करते हो ना, सफिशिएंट टेम्परेचर पे तुम इसको हीट करते हो। अब हीट करने से क्या होगा? हीट करने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, वाइब्रेशनल एनर्जी मिलेगी। सरफेस को हीट करोगे तो Yes, sir. सर सरफेस को हीट करोगे, वाइब्रेशनल एनर्जी मिलेगी। वाइब्रेशनल एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल सकती है कि ये इजेक्ट आउट हो जाए। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे थर्मियॉन्स। क्या बोलते हैं? थर्मियॉन्स। थर्मियॉन्स। ठीक है। तो ये तो एक तरह का तरीका हुआ कि तुमने हीट दे दी, भाई गर्म कर दिया तुमने, बेसिकली इतना हीट दे दिया कि इलेक्ट्रॉन को कुछ वाइब्रेशन एनर्जी मिली और वो एनर्जी लेके इजेक्ट आउट हो गए, है ना, थर्मियॉन्स बन गए बेसिकली। एक और तरीका होता है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई इस तरह से करो कि जो मेटल के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक है ना वो ब्रेक हो जाए। उसका डाइलेक्ट्रिक यानी जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो भी बॉन्ड बना रहा है बेसिकली, ठीक है, वो ब्रेक हो जाए ना, मेटल का डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाए बेसिकली। स्ट्रॉन्ग फील्ड इतनी लगा दो तुम, है ना, कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाए, है ना। देखो यहाँ पे दिखा भी हुआ है अप्रोक्सीमेटली 10⁸ वोल्ट पर मीटर की लेवल की लगानी पड़ेगी इस मैग्नीट्यूड की, तब जाके होगा ऐसे। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो गया, है ना, कि भाई इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन थोड़ी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर तो वर्क करेगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बेटा इलेक्ट्रॉन यस थोड़ी सर। न्यूट्रल होता है। कौन होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? इसके बारे में बात कर रहे थे हम, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने की। तो फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फोटोन होता है, ठीक है। और तीसरा तरीका भी अभी हम पढ़ ही रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसमें रेडिएशंस जो लाइट है वो आएंगी, जो आपको इंसिडेंट करेंगी, है ना, मेटल के ऊपर, और फिर उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगी और वहां से वो इजेक्ट आउट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल है बेटा तुम लोगों से, मुझे ये बताओ, क्या नॉन मेटल के केस में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है क्या? Yes, sir. या हम्म, क्या नॉन मेटल के केस में भी पॉसिबल है क्या? No, sir. No, sir. इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना उसके पास भी। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, इतनी जल्दी आंसर मत दिया करो बिना सोचे। सर इलेक्ट्रॉन तो उसके पास भी होंगे ना, मतलब फ्रीली नहीं होंगे, मतलब ज्यादा लूजली बाउंडेड नहीं होंगे, बट ये होते हैं बेटा, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? फ्री कर सकता है ना। और कोई बोलना चाहेगा? और कोई सर हमारा नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली गैसियस स्टेट में होते हैं तो शायद नहीं करेंगे। कौन सी स्टेट में होते हैं? गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में होते हैं। अच्छा जी, आर यू श्योर? सर नॉन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ओके। और कुछ? मैं तो ये पूछ रहा हूँ करेंगे नहीं करेंगे। तुम तो मुझे रीजंस बताने लग गए। तुम ये तो बताओ पहले, करेगा नहीं करेगा, बाद में करेंगे ये सब बातें तो, कि भाई क्या होता है क्या नहीं। करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक, यस सम आई एम करेंगे गिविंग आंसर्स कि हाँ, नॉन मेटल्स भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं। ठीक है, होता है उनमें भी एग्जीबिशन उसका। ठीक है, लेकिन हार्डर होता है, मुश्किल होता है। बात समझ में आ रही है? बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेडिएशन चाहिए होती है उसके लिए। अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो वैसी लगभग चाहिए होती है, जिससे कि वो नॉन मेटल के भी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करा दे। क्योंकि यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो इस बारे में है ना कि आप किसी इलेक्ट्रॉन को बेसिकली इतनी एनर्जी प्रोवाइड करा पा रहे हो क्या कि वो बाहर ही निकल जाए, रिजेक्ट आउट हो जाए, है ना, इस बारे में है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर तुम करा दो, नॉन मेटल में भी बाइंडिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होंगे ना इलेक्ट्रॉन के, बिल्कुल टाइट पकड़ के रखा हुआ होगा इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल्स में, राइट। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो है, तो अगर आप उसको दे दो इतनी एनर्जी तो चला जाएगा वो भी। अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस, इट इज पॉसिबल बट इट इज हार्डर, इट इज वेरी हार्ड, है ना, जितना कि मेटल में पॉसिबल है उसके कंपैरिजन। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। ओके, चलो, ये वर्क फंक्शन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थोड़ा सा काम सुन लेना जाने से पहले, कुछ काम देके मैं आपको जाऊंगा। ठीक है, वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो दिस क्वेश्चन यू कैन आई गेस सॉल्व, यस यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन।
ठीक है, इसको आप होमवर्क की तरह सॉल्व कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा Yes. इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो आराम से। ठीक है, एंड दिस वन आई गेस यू कैन डू दिस वन ऑल्सो, हाँ ये भी कर सकते हो, दिस वन ऑल्सो यू कैन। ठीक है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एनर्जी ऑफ फोटोन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी न्यू दे रखा है, एनर्जी आपको पता ही है एच न्यू होती है, एच एफ या एच न्यू, है ना। मोमेंटम ऑफ फोटो वेवलेंथ लैम्डा इज पी इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा, ये भी पढ़ चुके हो आप अभी अभी फॉर्मूला, है ना। फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वन में कंक्लूड दैट द वेव वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू, वेव वेलोसिटी पूछ रहा है ये v, जो एच लैम्डा एच एफ के बारे में हम बात कर रहे थे ना, उसके बारे में बहुत बात कर रहा है ये, वेव वेलोसिटी के बारे में, वेव वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है। निकाल दोगे? यस सर। यस सर। तो अगली क्लास में निकाल के लाना। तो आज की क्लास में हमने बिल्कुल इंट्रोडक्शन लिया है आज, इंट्रो ऑफ मॉडर्न, है ना, बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है, अगली क्लास में हम इसको डिटेल में समझेंगे, हो सकता है हम इसको खत्म भी कर दें, डिपेंड करता है कि कितना टाइम है हमारे पास अगली क्लास में। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो आपका होमवर्क क्या है वो सुन के जाइए आप। होमवर्क है आपका, आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस किसके, ईएम वेव्स के, कर लिए? यस सर, थोड़े से कर लिए। पूरे पीवाईक्यूज करने के लिए बोले थे, और साथ में मॉड्यूल के क्वेश्चन भी बोले थे एक्सरसाइज में। लास्ट मौका है, इसको कंप्लीट करो, इसके बाद दोबारा नहीं मिल पाएगा ये मौका, है ना दोबारा, क्योंकि हम फिर मॉडर्न फिजिक्स के चालू कर देंगे। इसके अलावा नोट्स रिवाइज करना है आपको, है ना, और नोट्स रिवाइज के साथ साथ आप फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो मॉड्यूल के, इफ यू वांट, अगर टाइम मिलता है तो। ठीक है, हाँ भाई, किसी को कुछ पूछना है? एनीबॉडी हैज एनीथिंग टू आस्क इन टुडेस क्लास? नो सर। ठीक है, नो सर। देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों, है ना, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय सर। बाय बाय। बाय।